पति पत्नी बच्चों के साथ शादी में से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक से एक सिग्नल पड़ता है, जिस सिग्नल पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है। तभी बच्चों को बाहर दिखाई देता है कि एक महिला खिलौने बेच रही है और बच्चे खिलौने खरीदने की जिद करने लगते हैं। जब माँ बच्चों को जिद करता हुआ देखती है तो वह उसके बाद उस महिला को अपने पास बुला लेती है और उनमें से 2 खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदने लगती है। इसके बाद वह महिला उनके दाम बताती है तो माँ मोलभाव करने लगती है। जब माँ मोलभाव करती है तो पति कहता है कि कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, ये भी तो बेचारी गरीब है, इसको फालतू पैसे मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने पास से उनके उससे भी ज़्यादा पैसे निकालकर उस महिला की तरफ बढ़ाने लगता है और वह खिलौने वाली महिला इस बात को सुनकर पूरी तरह से खुश हो जाती है और उन पैसों को लेने के लिए जैसे वो नीचे की तरफ अपना सर करती है तो एकदम से उस महिला के पति से उसकी नजरें मिल जाती हैं और वह एकदम से बहुत कुछ सोचने लगती है। अब तक उसकी जबान अच्छी तरह से चल रही थी, चेहरे पर हंसी थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पति का चेहरा देखती है तो पूरी तरह से चेहरा उतर जाता है। इधर जो उसका पति होता है उसको भी उस खिलौने वाली महिला को देखकर बहुत कुछ बातें याद आने लगी थी और उसके चेहरे पर भी मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह पैसों को तो बढ़ा चुका था, तो वह महिला जो खिलौना बेच रही थी उन पैसों को लेती है और वहां से चली जाती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से ये दोनों एक दूसरे को देखकर इस तरह से कर रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है। अंजलि जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है, तो इसी वजह से अंजलि जो होती है वो काफ़ी मनबड़ होती है। जब भी कभी अपनी सहेलियों में बैठा करती तो उनसे कहा करती कि देखो, मैं तो अपने घर पर राज करूंगी, जिससे भी मेरी शादी होगी वो तो मेरे आगे पीछे घूमेगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ। सहेलियाँ इस बात को सुनकर हंसी में उड़ा दिया करती थी और धीरे धीरे जो अंजलि होती है वो शादी के योग्य हो जाती है। जैसे ही अंजलि शादी के योग्य होती है तो उसके बाद उसके पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, तो पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है शेखर। शेखर जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। पिता को रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है तो शेखर से अंजलि की शादी तय करा देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों में दोनों की शादी हो भी जाती है। शादी होने के बाद जो अंजलि होती है वो दुल्हन बनकर शेखर के घर में जाती है, लेकिन वहीं पर उसकी खूबसूरती का घमंड अब तक बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और वह पति को अपने इशारों पर नसाना चाहती है। इसके बाद पति उसको पहले पहले समझाने लगता है, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। यही सोचकर पति उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करता रहता है और अंजलि को ये बातें लगने लगती हैं कि मेरा पति मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी सभी गलतियों को माफ कर रहा है। शेखर के घर में उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहा करती थी। उसकी माँ थी और उन्होंने 2 मवेशी भी पाल रखे थे। दरअसल शेखर की माँ का कहना था कि दूध तो घर का ही होना चाहिए, बाहर का दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसी वजह से उसने 2 मवेशी शहर के अंदर पाल रखे थे और उनकी सेवा किया करती, साथ में अपनी बेटी की देखभाल भी किया करती। शेखर जो होता है बाहर से पैसे कमाया करता है और अच्छे से अपने घर का गुजारा कर रहा था। अब तभी जब शादी को 6 महीने बीतते हैं तो उसी दौरान जो शेखर होता है उसको विदेश जाना पड़ता है कंपनी के किसी काम से, और इस बात को सुनकर जो उसकी पत्नी होती है अंजलि, वह भी उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। जब वह शेखर से जिद करती है तो वह उससे मना करने लगता है, कहता है कि देखो, वहां पर मुझे ही जाना होगा क्योंकि वहां पर यह पॉलिसी नहीं है कि परिवार को ले जा सके और फिर घर पर ढेर सारा काम है, तुम यहीं पर रहो, माँ की हेल्प करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी अंजलि अब तक कुछ भी हेल्प नहीं किया करती थी, बस जैसे तैसे करके घर का खाना बनाया करती थी। अंजलि अपने पति की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वह साथ जाने की जिद करने लगती है, लेकिन वहीं पर जो शेखर था वह उससे साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि अगर हम तुम्हें अपने साथ विदेश ले गए तो उतना मैं कमाऊंगा नहीं, उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा। यह कहकर शेखर ने साफ साफ मना कर दिया था। तो इसके बाद अंजलि कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम विदेश जा रहे हो 2 महीने के लिए तो 2 महीने तक मैं अपने मायके में रहूंगी और जब तुम वापस आ जाओगे तभी मैं लौट आऊंगी। इस बात को सुनकर शेखर पहले तो कुछ सोचता है और सोचने के बाद इस बात की हामी भर लेता है, क्योंकि शेखर को भी पता था कि अंजलि ज्यादा कुछ काम नहीं किया करती है, बस खाना बनाया करती है, तो इस काम को माँ भी कर लेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही सोचकर शेखर ने हामी भर ली थी और इसके बाद जो अंजलि होती है वहां से अपने मायके चली जाती है और शेखर उस विदेश के काम को करने के लिए विदेश चला जाता है। वहां पर रहकर वह काम ही कर रहा था। जैसे उसको 1.5 महीना होता है तो 1.5 महीने के दौरान अचानक से एक दिन उसकी माँ का फोन उसके पास जाता है और फोन को उठाते ही जैसे शेखर फोन उठाता है तो उसकी माँ फूट फूट कर रोने
रोने लगती है। जब माँ को वो रोता हुआ देखता है तो उससे पूछने लगता है कि माँ, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगती है कि बेटा, मैंने तेरी शादी इसलिए की थी ताकि बुढ़ापे में मुझे सहारा मिल सके, लेकिन तेरी पत्नी तो मायके में ही जमकर बैठ गई है। उसे यहाँ पर आना चाहिए था ताकि वो काम में मेरा सहारा लगा सके, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये बात नहीं सोची है। इस बात को सुनकर शेखर इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है। हालांकि शेखर ने अपनी पत्नी से जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर वो सोचता है कि माँ जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सही है और उसकी पत्नी को उसके घर पर होना चाहिए, ना कि अपने मायके में। यही सोचकर शेखर कहता है कि ठीक है माँ, मैं एक बार फोन कर देता हूँ और वो शायद तुम्हारे पास आ जाएगी और घर के काम में तुम्हारा हाथ बटा लेगी। इसके बाद शेखर वहीं से अपनी पत्नी अंजलि के पास फोन करता है और उससे कहता है कि अंजलि, ऐसा करो तुम वापस आ जाओ, माँ को काम संभालने में दिक्कत हो रही है और वह काफी ज्यादा परेशान है। घर में बीमार बहन है, 2 मवेशी भी हैं और ऊपर से घर का ढेर सारा काम है। तुम वहां पर आ जाओगी तो थोड़ा बहुत सहारा तो लगा ही दोगी और इससे माँ को काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा। लेकिन अंजलि शेखर की एक बात नहीं सुनती है और कहती है कि नहीं, हम वापस नहीं लौटेंगे, आप जब आ जाओगे तो उसके बाद ही मैं वापस आऊंगी। इन बातों को सुनकर जो शेखर होता है वो अंजलि पर नाराज हो जाता है और अंजलि को धमकाने लगता है। कहता है कि देखो, अगर तुम्हें आना है तो अभी आ जाओ, वरना वापस बिल्कुल मत आना, फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे पीछे से मेरे घर की देखभाल करने के लिए, और अभी तुम अपने मायके में बैठी रहोगी तो क्या फायदा ऐसी शादी का। इसके बाद जो अंजलि होती है वो भी 2-4 शब्द ऐसे कह देती है जो शेखर को चुभ जाते हैं और इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। काफी देर तक फोन पर मोहब्बत होती है, लेकिन जो अंजलि होती है वो आने के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरती है। तो लास्ट में शेखर कह देता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब तुम बिल्कुल आना ही मत, वहीं पर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर शेखर फोन काट देता है और उसके बाद अपनी माँ के पास फोन मिलाकर कह देता है कि माँ, काम तो तुमको ही संभालना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे बोल दिया है। माँ उसको समझाती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तेरे पास वैसे ही फोन कर रही थी ताकि मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाए, और तूने भी अपनी सी कोशिश कर ली है, कोई दिक्कत नहीं, जब तू यहाँ पर आ जाएगा, जब तेरी पत्नी वापस लौट आएगी। ऐसा कहकर माँ भी फोन काट देती है और उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने भी कंप्लीट हो जाते हैं। इन 6 महीनों के बीच में कभी भी ना तो शेखर ने अंजलि के पास फोन किया था और ना ही अंजलि ने शेखर के पास फोन किया था। शेखर वापस आ जाता है और वापस आकर भी उसे 10 दिन हो गए थे। यह बात अंजलि को भी पता थी कि शेखर वापस आ गया है। इसके बाद अंजलि के घर वाले उससे कहने लगते कि बेटी, अब तेरा पति वापस आ गया है और हमारे ख्याल से अब तुम्हें वापस चला जाना चाहिए। लेकिन अंजलि साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि उन्होंने मुझसे लड़ाई की है, वो मुझे लेने के लिए आएंगे तो ही मैं उस घर में जाऊंगी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दरअसल अंजलि को अब भी अपनी खूबसूरती का घमंड था और उसे लग रहा था कि शेखर तो भागा भागा उसे लेने के लिए आएगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूं। इसके बाद शेखर आराम से अपने घर के अंदर रहने लगता है, ड्यूटी पर जाया करता और ड्यूटी से लौटकर घर के अंदर आराम किया करता। जब शेखर की माँ देखती है कि बेटा इस बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि उसको उसकी पत्नी को लेने जाना चाहिए, तो वह एक दिन शेखर से बात करती है। कहती है कि बेटा, अब काफी दिन हो गए हैं, अब तू ऐसा कर, जाकर अपनी पत्नी को ले आ। लेकिन जो शेखर होता है वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ, वो अपने आप यहाँ से गई है तो उसे अपने आप ही आना होगा। मैंने उसे ना तो जाने के लिए कहा था और ना ही मैं उसे लेने के लिए आऊंगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं उसके पास फोन तक भी नहीं करूंगा। उसे आना हो तो बेशक से आ जाए, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा से खुले हुए हैं। इसके बाद माँ इस बात को देखकर बड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर बेटे की जिद है तो उसे पूरा होने देते हैं। इसकी पत्नी के मायके में फोन करके उससे ही कह देती हूँ कि वही यहाँ पर वापस आ जाएगी। इसके बाद जो शेखर की माँ होती है वह उसकी पत्नी के मायके में फोन करती है और वहां पर अपनी समधन से बात करके कहने लगती है कि जी अब तो हमारा बेटा वापस आ गया है, अपनी बेटी को यहाँ पर भेज दो, काफी दिन हो गए हैं उसे वापस लौटे हुए। इसके बाद जो अंजलि के घर वाले हैं वो अंजलि की बात शेखर की माँ को बता देते हैं और कहते हैं कि बिटिया जिद पकड़ कर बैठी है कि जब तक दामाद जी नहीं आएंगे तो वह यहाँ से वापस नहीं जाएगी, उनके साथ ही वह वापस जाएगी। इस बात को सुनकर माँ थोड़ी सी परेशान होती है और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताती है। जब वो शेखर के बारे में ये बात सुनते हैं और पूरी बात उनके संज्ञान में आती है कि इस तरह से अंजलि ने मना कर दिया था और घर के अंदर काम धंधा करने में भी आनाकानी किया करती है, तो अब पिता अपनी बेटी को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा घर उजड़ जाएगा और उसके बाद उसकी जिम्मेवार तो खुद ही होगी। लेकिन बेटी अभी तक भी अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी। वह साफ साफ बोल देती है कि पिताजी, अगर उस घर में मैं जाऊंगी तो शेखर अगर मुझे लेने आया तो ही उस घर में जा सकती हूँ, वरना मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर पिता काफी ज्यादा परेशान होता है
है और अपने दामाद के पास फोन करके उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर जो शेखर था वह भी इस जिद को लगाए हुए बैठा था और वह बड़ा ही जिद्दी था। कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर उसे आना है तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, वो जब चाहे जब आ सकती है, कोई भी परेशानी नहीं है। ये बातें चलते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे, जब 15-20 दिन तक भी ना तो शेखर उसे लेने के लिए जाता है और ना ही अंजलि वहां से वापस आई थी। तो उसके बाद जो शेखर होता है एक वकील के पास जाकर तलाक के कागज तैयार करवा लेता है और उन कागजों को अपनी पत्नी के पास भिजवा देता है। जैसे पत्नी को तलाक के कागज मिलते हैं तो उसके बाद वो एकदम से बौखला सी जाती है और सोचने लगती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की। यही सोचकर पत्नी अपने पति शेखर के पास फोन कर देती है और कहने लगती है कि क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। तो शेखर कहने लगता है कि तलाक ना दूं तो और क्या करूं, जब मैं यहां पर आ गया उसके बाद भी तू वापस नहीं आई और जिद लगाकर बैठी है कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तू वापस नहीं आएगी, तो मैं भी तुझे लेने के लिए कभी भी नहीं आ रहा हूं। तो इस तरह से तो हमारी दोनों की जिंदगी खराब हो रही है, इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि इससे आगे और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को सुनकर अंजलि भी उसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फिलहाल उसके अंदर उसका घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। इसके बाद कुछ दिनों की कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अपने अपने घर में रहने लगते हैं। अब तलाक होने के बाद जो शेखर होता है वह तो अच्छा खासा कमाया करता था, तो उसकी दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी से उसे 2 बच्चे भी हो गए थे। वह अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ रहा करता और जो उसकी दूसरी पत्नी थी वह अंजलि से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी और अच्छी तरह से घर को संभाल के रखा करती थी। जब भी पति कभी बाहर जाया करता तो घर का पूरा काम अपने हाथों में ले लिया करती और उसकी बीमार बहन की भी अच्छे से देखरेख किया करती। इस बात को देखकर शेखर बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ जो कुछ भी हुआ। धीरे धीरे इन बातों को 10 साल बीत जाते हैं और 10 साल बाद एक दिन शेखर अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ, जिनमें से बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी, उनके साथ एक शादी में गया हुआ था। जब वह शादी से वापस लौटता है तो रास्ते में अचानक से एक सिग्नल पड़ता है। उस सिग्नल पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो बच्चों की नजर बाहर सिग्नल पर खिलौने बेच रही एक महिला पर जाती है और इसके बाद वह अपनी मां से खिलौना लेने के लिए आग्रह करने लगते हैं। जब मां बच्चों की जिद को देखती है तो पहले तो उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसे खिलौने नहीं खरीदा करते, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बार बार जिद कर रहे थे और कह रहे थे कि मां हमें खिलौना चाहिए, कितना सुंदर खिलौना है, और तरह तरह की ऐसी बातें कर रहे थे जिन बातों से मां का सीना भी पिघल जाता है और वह अपनी खिड़की के कांच को नीचे करके उस खिलौने वाली महिला को आवाज लगा देती है। इधर जो शेखर होता है वह अभी रोड पर ही निगाहें डटाए हुए था और उसे लग रहा था कि कब ये सिग्नल खुले और कब हम लोग आगे चले। गाड़ी के अंदर जो कुछ भी बातें हो रही थी उनके बारे में उसे पता तो था, लेकिन उसका ध्यान उस खिलौने वाली महिला पर नहीं था। इसके बाद जो शेखर की दूसरी पत्नी होती है वह उस महिला से खिलौना का मोल भाव करने लगती है और मोल भाव करने के बाद 2 खिलौने अपने बच्चों के लिए सेलेक्ट कर लेती है। खिलौने सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन मोल भाव में अभी थोड़ी सी कसर रह गई थी। दरअसल जो खिलौने वाली थी वो तो इन दोनों खिलौनों का रेट 120 रुपए बता रही थी। यहाँ पर जो एक शेखर की दूसरी पत्नी है वो कह रही थी कि नहीं, इनको तुम्हें हमें 100 में देना होगा। इस बात को सुनकर जो शेखर होता है वो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि क्या तुम भी 20 रुपए के लिए इतनी झिकझिक कर रही हो, ये भी तो बेचारी गरीब है, अपना पेट पाल रही है रोड किनारे खिलौने बेचकर, कोई बात नहीं, हम पर क्या फर्क पड़ेगा जब ये थोड़े बहुत पैसे फालतू ले लेगी तो। ऐसा कहकर शेखर अपने पर्स से 150 रुपए निकालकर उस खिलौने वाली की तरफ बढ़ा देता है। अब जैसे खिलौने वाली 150 रुपए को देखती है तो एकदम से उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो कहने लगती है कि साहब आप तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहकर वह जैसे अपना मुंह नीचे की तरफ करती है और शेखर उस खिलौने वाली महिला को देखता है तो एकदम से शेखर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और इधर जो खिलौने वाली महिला होती है वह जैसे शेखर को देखती है तो उसके चेहरे की भी हवाइयां उड़ गई थी। उसके बाद वह उन पैसों को तो पकड़ लेती है और खिलौनों को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। शेखर ने जब से उस खिलौने वाली महिला को देखा है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चीज दिखाई दे रही है, जिस चीज को उसकी पत्नी भांप लेती है। तो उसके बाद जैसे सिग्नल ग्रीन होता है शेखर गाड़ी चलाने लगता है तो उसकी पत्नी पूछने लगती है कि क्या तुम इस महिला को जानते थे। तो शेखर कहने लगता है कि हाँ जानता तो था, ये मेरी वही पहली पत्नी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। दरअसल शेखर ने पहले ही अंजलि के बारे में सब कुछ अपनी दूसरी पत्नी को बता दिया था और उसके बाद ही उससे शादी की थी। इसके बाद जब शेखर की ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वह सोचने लगती है कि तुम तो बता रहे थे कि अच्छे भले खानदान की है, फिर आज ये यहाँ पर रोड किनारे इस तरह से खिलौने क्यों बेच रही है। तो शेखर कहने लगता है कि यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही और इसी बात की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। दरअसल शेखर और अंजलि का जब तलाक हुआ था तो शेखर ने उसे 20 लाख रुपए दिए थे और ऊपर से उसका मायका भी काफी अच्छा था, अच्छे खासे रुपए पैसे
पैसे थे, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इसे यहाँ पर खिलौने बेचने पड़ रहे हैं। यही बात उसको अंदर अंदर काफी ज्यादा परेशान करती है और दोनों पति पत्नी इस बात के बारे में अटकलें लगाते हुए अपने घर तक पहुंच जाते हैं। वह तरह तरह की बातें सोचते हैं। कभी तो सोचते हैं कि हो सकता है इसकी दूसरी शादी हो गई हो और दूसरा पति काफी ज्यादा गरीब हो। कभी सोचने लगते हैं कि हो सकता है इसने शादी ही ना की हो और घर वालों से दूर रहकर अकेली रह रही हो, क्योंकि उसके घमंड के बारे में उसकी पत्नी को भी पता था। ऐसा ही कहते हुए वो घर आते हैं, लेकिन जो शेखर होता है उसके दिमाग में अब तक भी अंजलि का वो चेहरा घूम रहा था जब वो नीचे की तरफ हुई थी हंसती हुई, और एकदम से उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ जो ये इस तरह से कर रही है। इसके बाद जो शेखर होता है अंजलि के गांव में, जिस गांव की अंजलि रहने वाली थी, उसी गांव का शेखर की कंपनी में एक काम किया करता था लड़का, उससे फोन पर बात करता है और बात करने के बाद अंजलि के बारे में पूरी खबर निकालता है। तो वह व्यक्ति उसे अंजलि की पूरी कहानी बताता है। दरअसल जो अंजलि थी वह अपनी खूबसूरती के घमंड में कुछ ज्यादा ही रहा करती थी, और इसी वजह से जब उसका तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद उसे लड़के पसंद नहीं आते हैं। माता पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तलाक के 8 साल बाद तक उसने दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि तरह तरह से वो लड़कों में खोट निकाल दिया करती। और इसके बाद जब पिता देखते हैं कि बेटी इस तरह से नहीं मानेगी, तो उसके बाद वो उसे फाइनल डिसीजन सुना देते हैं। कहते हैं कि बेटी ये लास्ट रिश्ता है, अगर तुझे इस लड़के से शादी करनी है तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं तेरी शादी कराने के लिए कहीं भी परेशान नहीं हूंगा। ऐसा कहकर जो अंजलि का पिता होता है वो उसके लिए एक लड़का ढूंढता है, जिस लड़के के 2 बच्चे थे और उसका भी पहले तलाक हो चुका था। इसके बाद अंजलि जब देखती है कि इसके बाद पिताजी बिल्कुल भी मेरी दूसरी शादी नहीं कराएंगे और जिंदगी बहुत बड़ी है, तो उसके बाद वह ना चाहते हुए उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उसके घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ये लड़का था ये बड़ा ही अलग किस्म का व्यक्ति था। शराब पिया करता था और अपनी पत्नी अंजलि पर पिटाई भी लगाया करता था। उसके 2 बच्चे थे और अंजलि से कहा करता था कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करो, अगर कोई भी दिक्कत आई तो फिर देख लेना। यह सब कुछ देखकर अंजलि से ये बात सहन नहीं होती, तो वह अपने पति से लड़ाई करने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान जो पति होता है उसे ताना मारने लगता है कि इसी वजह से तो तुम्हारा पहला पति तुम्हें छोड़कर चला गया, और तुम अगर इतनी अच्छी होती तो अपने पहले पति के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करती। इसके बाद अंजलि को अपने पहले पति शेखर की याद आती है और वह अपने किए गए फैसले पर बहुत ज्यादा पछताने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पति से लड़ाई करने के बाद वह मायके आ जाती है, लेकिन पिता भी उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि जब तूने हमारी किसी भी बात में नहीं मानी तो अब जो तेरी जिंदगी है उसको भुगत, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब अंजलि को सभी तरफ से रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो उसके बाद मजबूरन वह अपने दूसरे पति के पास पहुंच जाती है और वहीं पर उसके साथ एडजस्ट होकर रहने लगती है। पति रोज रोज शराब पीकर आया करता, ना कुछ कमाता धमाता है और अंजलि को बुरी तरह से रखा करता है, यानी कि अंजलि की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है और अंजलि को केवल बच्चों को संभालने के लिए एक नौकरानी की तरह ट्रीट किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके पति के अत्याचार उस पर ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, और अब जैसे शादी को कुछ दिन बीतते हैं तो उसके बाद वह उसे पैसे कमाने के लिए कहने लगता है। अब स्टार्टिंग में जो अंजलि होती है वह दूसरों के घरों में काम करती है ताकि वह कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि उसका पति जिस काम को किया करता था वह काम पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन दूसरों के घरों में काम करने के दौरान उसे दूसरों की गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से वह वहां पर काम नहीं कर पाती है। यही सोचकर वह रोड किनारे खिलौने बेचने का काम चुनती है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक होता है और कोई भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इसी वजह से जो अंजलि है अब वह ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेचा करती है और उसी से अपना और अपने पति और अपने बच्चों का भरण पोषण किया करती है। इस कहानी को सुनने के बाद शेखर की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि एक ऐसा घमंड, जिस घमंड की वजह से इस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके बाद उसकी पत्नी, जो अभी तक इस बात को सुनना चाहती थी कि क्या कारण था जो वह इस तरह से कर रही है, वह अपने पति से पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ, क्या बात है, आप मुझे भी तो बताओ। तो उसके बाद उसका पति शेखर उसे भी बता देता है और इस बात को सुनकर जो उसकी दूसरी पत्नी होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि घमंड की वजह से उसने अपनी जिंदगी बद से बदतर कर ली। लेकिन जो अब हो गया था उस पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं था और इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। फिलहाल अंजलि बहुत बुरी जिंदगी व्यतीत कर रही है और उसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। घर के अंदर उसका पति उससे सारा काम कराया करता है और उसके बावजूद भी उसे रोड किनारे खिलौने बेचने के लिए जाना पड़ता है। उसकी पूरी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो गई है, लेकिन उसकी जिंदगी इसी तरह से बर्बाद अभी भी चल रही है।
आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।